हाय, इस लेक्चर के अंदर हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने हमारा जो जुडिशल प्रोसेस है उसको डेमोक्रेटाइज करने का काम किया है और किस तरीके से हमारे जुडिशल सिस्टम को एक्सेसिबल करने का काम किया है या फिर जुडिशल एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट करने का काम किया है। तो इस लेक्चर के अंदर हम विस्तार से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डिस्कस करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करेंगे, उसके फीचर्स हम डिस्कस करेंगे, उसका इवोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। So this lecture is going to be very important for you, not just from your exam point of view, but also as a student of political science and as an aware citizen of this country. This lecture is going to be very useful for you. So जब मैं public interest litigation की बात करता हूँ, सबसे पहले आपको इस word के ऊपर फोकस करना है। PIL मतलब public interest litigation. Litigation का मतलब क्या होता है? Litigation का मतलब होता है legal action, right? लीगल एक्शन। तो जब हम लिटिगेशन की बात करते हैं, लिटिगेशन का मतलब होता है लीगल एक्शन। और पब्लिक इंटरेस्ट मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लीगल एक्शन किया जा रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब ये हुआ कि ऐसी लिटिगेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो। तो जैसे कि साधारण तरीके से क्या होता है, मतलब ट्रेडिशनली क्या होता है, जैसे अगर मेरे कोई इंटरेस्ट वायलेट हो जाते हैं या फिर मेरे राइट्स वायलेट हो जाते हैं तो मैं लिटिगेशन फाइल करता हूँ, मैं कोर्ट में जाता हूँ, राइट। और वहाँ पे मेरा जो राइट्स वायलेट हो रहे थे उनको इन्फोर्स करने का काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लिटिगेशन लगाई जाएगी, मतलब कि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लीगल एक्शन लिया जाता है। मतलब कि जहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है वहाँ पे लीगल एक्शन इशू किया जाता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आपको यही समझना है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लिटिगेशन यूज की जाती है। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब बहुत लोगों का इंटरेस्ट अगर जुड़ा हुआ है तो फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी जेल है जिसके अंदर 1000 कैदी रखे गए हैं। एक जेल के अंदर 1000 कैदी रखे गए हैं और उन कैदियों को इस तरीके से रखा गया है कि उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। उनको अच्छा खाना नहीं दिया जाता है और उसी के साथ साथ उनके साथ मारपीट होती है। तो 1000 कैदियों के साथ इस तरीके का जो व्यवहार हो रहा है, उनको अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है। और वो जो 1000 कैदी हैं, वो जो 1000 प्रिजनर्स हैं, उनका कोई ट्रायल भी नहीं चल रहा है, बिना ट्रायल के उनको जेल में रखा गया है। तो यहां पे लिटिगेशन यूज हो सकती है, यहां पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट है, क्योंकि कई सारे लोगों का इंटरेस्ट यहां पे जुड़ा हुआ है। 1000 लोग आपने जेल में डाल दिए, उनको खाना आप अच्छा नहीं दे रहे हो और वो जो जेल में लोग डाले गए हैं उनका कोई ट्रायल भी नहीं चल रहा है। किसी को पता नहीं है कि उन्होंने क्राइम किया है या नहीं किया है, वो प्रूफ ही नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन फिर भी वो जेल में है। तो इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में लिटिगेशन इशू की जा सकती है क्योंकि यहां पे कई सारे लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। कई सारे लोगों के जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स हैं, वो यहां पे वायलेट हो रहे हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब यही होता है कि जहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा होगा, जहां पे बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा होगा, वहां पे लिटिगेशन यूज की जाएगी, वहां पे लीगल एक्शन लिया जाएगा, वहां पे कोर्ट जो है वो अपना एक्शन लेगा या फिर कोर्ट को वहां पे अप्रोच किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे गांव के अंदर म्युनिसिपैलिटी वाले क्या करते हैं, एक जगह पे कचरा फेंक देते हैं और उस कचड़े से हजारों बीमारियां वहां पे जनरेट हो रही हैं। तो वहां पे एक जगह पे कचरा डंप कर दिया जाता है और उस कचड़े के आसपास कई सारे घर हैं और उन घरों के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है कि इतनी स्मेल वहां से आती है और कई सारी बीमारियां वहां पे लोगों को वहां पे लग रही है। तो यहां पे कई सारे लोगों का इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है। इस केस में भी लिटिगेशन यूज हो सकती है। इस केस में हम कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में जाके हम एक पेटिशन फाइल कर सकते हैं और उस पेटिशन को फाइल करने के बाद जो है पब्लिक इंटरेस्ट में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और कोर्ट ये कहेगा कि म्युनिसिपैलिटी आज के बाद यहाँ पे डंपिंग नहीं करेगी। तो इस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सिंपल आपको यही समझना है कि वो लिटिगेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज की जाती हो।
सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ लिटिगेशन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, जहां पे सोसाइटी का कलेक्टिव इंटरेस्ट है, कई सारे लोगों का इंटरेस्ट जहां पे जुड़ा हुआ है, वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL यूज की जाती है। जब मैं फीचर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करता हूं, सबसे पहले इसके अंदर आता है रिलैक्सेशन ऑफ लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई, आपको वर्ड डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन काफी सिंपल चीज है। लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या होता है? लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है ओनली एग्रीव्ड इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट। मतलब कि जो इंडिविजुअल अफेक्टेड है वही कोर्ट में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ कोई मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ ना, तो मैं ही कोर्ट जा सकता हूं। मतलब कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, जो एग्राइव्ड इंडिविजुअल है, वही कोर्ट जा सकता है। जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, वही कोर्ट जा सकता है। तो लोकस स्टैंडाई उसको हम कहते हैं। मतलब वो इंसान जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, या फिर जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, या फिर जिसके साथ गलत हुआ है, या फिर जिसका इंटरेस्ट वायलेट हुआ है, वो ही कोर्ट जा सकता है। ये होता है लोकस स्टैंडाई। और ये हिंदुस्तान में ट्रेडिशनली काम करता था। मतलब पहले हमारे देश में ऐसे ही होता था कि जिस इंसान के साथ गलत हो रहा है, जिसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट फिर उसके राइट्स को इन्फोर्स करने का काम करेगा। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर कोई भी इंसान कोर्ट में जा सकता है। कोई भी इंसान कोर्ट में जा सकता है मतलब क्या? याद करो, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि 1000 लोग जो हैं वो जेल के अंदर डाले गए हैं। 1000 लोग जो हैं वो जेल के अंदर डाले गए हैं, वो जेल के अंदर डाले गए हैं। इन लोगों का कोई ट्रायल नहीं चल रहा है। अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि इन लोगों ने सच में अपराध किया है या नहीं किया है। इनका कोई ट्रायल ही नहीं चल रहा है कोर्ट के अंदर, इनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। और उसी के साथ साथ इनको खाना अच्छा नहीं मिल रहा जेल के अंदर, इनको जेल के अंदर मारा जाता है, इनके साथ जेल के अंदर रेप हो रहे हैं, सुडोमी हो रही है। तो अब यहां पे ये लोग तो जेल के अंदर है ना, ये लोग तो जेल के अंदर है। अब यहां पे इन लोगों में से ये लोग थोड़ी ना जा पाएंगे सीधा कोर्ट के अंदर, या फिर इन लोगों के बिहाफ के ऊपर मैं जाके इन लोगों के बिहाफ के ऊपर कोर्ट के अंदर PIL फाइल कर सकता हूं। इन लोगों के बिहाफ के ऊपर कोई भी एनजीओ, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जाके इन लोगों के बिहाफ के ऊपर कोर्ट के अंदर पेटिशन फाइल कर सकता है, PIL फाइल कर सकता है। तो यहां पे बात समझ आ रही है। जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है वो चाहे कोर्ट ना जाएं, जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है उनके बिहाफ के ऊपर कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कोर्ट के अंदर PIL फाइल कर सकता है इन लोगों के बिहाफ के ऊपर। तो यहां पे जो लोग अफेक्टेड हैं, जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है, उन लोगों को डायरेक्टली कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके बिहाफ के ऊपर जो है कोई भी इंसान कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल यहां पे अप्लाई नहीं होता है। लोकस स्टैंडाई हमारे देश में ट्रेडिशनली यूज किया जाता था जब हमारे देश के अंदर PIL नहीं हुआ करता था। मतलब पहले क्या होता था, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 1970s और 80s के दौरान हमारे कोर्ट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, हमारे देश के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1970s और 80s के दौरान। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। तो हमारा जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL का मैकेनिज्म है, इसको 1970s 80s में हमारे देश के अंदर लाया गया। उससे पहले क्या होता था? तो उससे पहले अगर किसी के अधिकार वायलेट होते थे, अगर किसी के साथ कोई गलत होता था, अन्याय होता था, किसी का इंटरेस्ट वायलेट होता था, किसी की ह्यूमन राइट्स वायलेट होते थे, तो उस केस में उस इंसान को चल के खुद कोर्ट में जाना पड़ता था। वही बात है ना कि मेरे साथ गलत हुआ तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बाद क्या हुआ कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है और मैं कोर्ट नहीं जा सकता हूं, तो कोई दूसरा इंसान मेरे बिहाफ के ऊपर कोर्ट में जा सकता है और PIL इशू कर सकता है।
मान लो एक गांव है, उस गांव के अंदर जो है वो ट्राइबल रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो कि ट्राइबल, आपको पता ही होगा ट्राइबल वो लोग होते हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, जो लोग अपनी भेड़ बकरियां लेके पहाड़ों में चले जाते हैं। तो मान लो कि उनका कोई इंटरेस्ट वायलेट वहां पे हो रहा है, उस गांव के अंदर उन लोगों के साथ गलत हो रहा है। अब गांव के लोगों को क्या पता है कि पीआईएल क्या होती है, कोर्ट में कैसे जाते हैं, और उनको पता है कि एक बार हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वकील करना पड़ेगा, इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और उन लोगों को अपने अधिकारों का पता भी नहीं होता है, अनपढ़ लोग हैं। तो उन लोगों का कोई अगर इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है तो उन लोगों के बिहाफ के ऊपर मैं कोर्ट में जाके पीआईएल फाइल कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक एक्टिविस्ट हूं या फिर मैं एक पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल हूं, तो मैं जाके उन लोगों के बिहाफ के ऊपर पीआईएल फाइल कर सकता हूं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर आपको याद रखनी है कि यहां पे लोकस स्टैंडाई का मैकेनिज्म या प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है। लोकस स्टैंडाई का मतलब ये होता है कि जो इंसान अफेक्टेड है, जिसके साथ गलत हुआ है, जो एग्राइव्ड इंडिविजुअल है, वही कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, वही कोर्ट जा सकता है। तो यहां पे वो अप्लाई नहीं होता है। अभी सेकंड इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो पीआईएल है ना, ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मैकेनिज्म है, ये प्रो बोनो पब्लिको के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। प्रो बोनो पब्लिको, ये कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन प्रो बोनो पब्लिको का मतलब सिंपल है। प्रो बोनो पब्लिको मतलब फॉर पब्लिक गुड, मतलब फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो पीआईएल किस चीज के ऊपर बेस्ड है? प्रो बोनो पब्लिको के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। प्रो बोनो पब्लिको मतलब फॉर पब्लिक गुड, फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो पीआईएल किसके लिए यूज किया जाता है? पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। पीआईएल किसके लिए यूज किया जाता है? पब्लिक गुड के लिए यूज किया जाता है। पीआईएल का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो पब्लिक इंटरेस्ट होता है, मतलब कि कलेक्टिव इंटरेस्ट को इंश्योर करना। बहुत सारे लोगों का, पब्लिक का अगर इंटरेस्ट कहीं पे जुड़ा हुआ है, अगर पब्लिक कई सारे लोगों के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वहां पे पीआईएल यूज किया जाता है। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए पीआईएल का इस्तेमाल किया जाता है। फोकस ऑन ब्रॉडर सोसाइटल कंसर्न, जो ब्रॉडर सोसाइटल कंसर्न्स हैं हमारे समाज के अंदर, जो बड़े इश्यूज हैं हमारे समाज के अंदर, जिससे कई सारे लोगों के जिसके साथ कई सारे लोगों के कंसर्न्स जुड़े हुए हैं, कई सारे लोग जिससे अफेक्टेड हैं, उसके लिए यूज किया जाता है पीआईएल। पीआईएल सिर्फ एक इंसान के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ प्राइवेट ग्रीवियंसेस को एड्रेस करने के लिए पीआईएल यूज नहीं किया जाता है। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो अगर समाज के अंदर कोई ऐसे कंसर्न्स हैं जो बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करते हैं, जिसके साथ बहुत सारे लोगों के अधिकार जुड़े हुए हैं, तो वहां पे पीआईएल यूज किया जाता है। एक इंसान के लिए पीआईएल यूज नहीं किया जाता, क्योंकि एक इंसान तो खुद भी कोर्ट में चला जाएगा। अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो मैं सीधा कोर्ट में चला जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का अगर कहीं पे कोई इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है तो वहां पे पीआईएल यूज किया जाता है। जैसे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हमें देखने को मिलता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, प्रिजनर्स की आपको एग्जांपल दी कि 1000 कैदी हैं जो जेल में डाले गए हैं, बिना ट्रायल के वो जेल में है, उनका कोई ट्रायल ही नहीं चल रहा है। और हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स के अंदर जो है वो फेयर ट्रायल की बात की जाती है। फेयर ट्रायल हमारा एक ह्यूमन राइट है, तो हमारा फेयर ट्रायल यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है। यहाँ पे लोगों के साथ रेप हो रहे हैं, सुडोमी हो रही है, और साथ ही साथ उनको अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो ह्यूमन राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो वहाँ पे पीआईएल को यूज किया जाता है। अगर कहीं पे करप्शन होती है, इफ देयर इज रैम्पेड करप्शन इन द सिस्टम, अगर आपको पता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर ऑफिसर्स करप्ट हैं, अगर करप्शन चल रही है, तो वहां पे पीआईएल यूज की जा सकती है। अगर कोई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए पीआईएल यूज की जा सकती है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब जब हमारे सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है पल्यूट हो रहा है, तो उसके लिए पीआईएल यूज की जाती है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। मान लो एक डैम बनाया जा रहा है, या फिर एक सरकार एक स्टेडियम बना रही है, और उस स्टेडियम को बनाने से क्या होगा, 1000 पेड़ काटे जाएंगे। अब 1000 पेड़ काटना, इसका मतलब हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उस वक्त पीआईएल यूज की जा सकती है कि यहां पे इतने पेड़ ना काटे जाएं, और अगर काटे जाएं तो कहीं और जगह पे पेड़ लगाए जाएं। सो दिस इज हाउ दैट पीआईएल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रो बोनो पब्लिको,
प्रो बोनो पब्लिको मीन्स फॉर पब्लिक गुड, फॉर पब्लिक वेलफेयर. दिस PIL is used to address public grievances rather than addressing private grievances, rather than addressing individual grievances. उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म की बात यहाँ पे आती है. देखो PIL का इस्तेमाल करके PIL के थ्रू हमें जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिलता है. मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? जब जुडिशरी एक्टिविज्म करने लगती है. एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? एक्टिविज्म का मतलब होता है कि जब तुम एक्टिविज्म का मतलब होता है जब तुम सोसाइटी के लिए बात कर रहे हो, जब तुम लोगों की वेलफेयर के लिए बात कर रहे हो. तो जब जुडिशरी एक्टिविज्म करने लगती है उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं. मतलब प्रो एक्टिव रोल प्लेड बाय जुडिशरी टू इंश्योर पब्लिक इंटरेस्ट. जब जुडिशरी एक प्रो एक्टिव रोल प्ले करती है, भाई साहब मान लो कुछ लोग हैं जिनका इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है. मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक गांव के अंदर मान लो एक कचड़े का ढेर लगा हुआ है. उस कचड़े के ढेर से हजारों बीमारियां वहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं. हमें वहाँ पे स्मेल देखने को मिल रही है. वहाँ पे हमें क्या बोलते पोल्यूशन देखने को मिल रहा है. तो उस कचड़े के ढेर को साफ करवाने का काम किसका था? म्युनिसिपैलिटी का था, सरकार का था. सरकार ने नहीं किया वो काम. अगर सरकार ने वो काम नहीं किया तो जुडिशरी वहाँ पे एक्टिविज्म दिखाएगी. मतलब जुडिशरी का ऐसे क्या काम होता है? जुडिशरी का ऐसे काम होता है कि तुम भाई अपना जुडिशियल सिस्टम देखो, तुम केसेस वगैरह देखो, तुम वहाँ पे देखो कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, लोगों को जस्टिस डिलीवर करना है. और कचड़े को साफ करवाने का काम किसका है? सरकार का काम है, म्युनिसिपैलिटी का काम है. लेकिन जब म्युनिसिपैलिटी अपना काम नहीं करती है तो जुडिशरी फिर उस काम को संभालती है. फिर जुडिशरी एक्टिविज्म का रोल प्ले करती है और जुडिशरी एक्टिविज्म का रोल प्ले करके अपने हाथ में कमांड लेती है और फिर ऑर्डर इशू किए जाते हैं, जजमेंट्स इशू की जाती हैं, डायरेक्शंस इशू की जाती हैं कि उस कचड़े के ढेर को साफ करवाया जाए. क्योंकि वहाँ पे लोगों के कंसर्न्स हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों के जो राइट्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं. ऐसे काम किसका था? सरकार का था. सरकार ने काम नहीं किया तो जुडिशरी पिक्चर में आ गई. तो जुडिशियल एक्टिविज्म हमें देखने को मिलता है PIL के थ्रू. उसके बाद हमें देखने को मिलता है फ्लेक्सिबल प्रोसीजरल नॉर्म्स. अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो प्रोसीजर है इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट इज़ वेरी सिंपल. इट्स नॉट लाइक कि कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है. PIL आसानी से फाइल की जा सकती है और PIL फाइल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. PIL बड़े आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से फाइल की जा सकती है. कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है. इसके अंदर हम देखते हैं कि फॉर्मल पेटिशंस भी दायर की जा सकती हैं. फॉर्मल पेटिशंस मतलब मैं कोर्ट में गया और मैंने पेटिशन फाइल कर दी कोर्ट में, मैंने याचिका लगा दी कोर्ट में कि यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है. या फिर कोर्ट एक्सेप्ट लेटर्स एंड ईमेल्स एज पेटिशंस. कोर्ट क्या करते हैं? लेटर्स को और ईमेल्स को भी पेटिशन की तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं. मतलब मैंने लेटर लिखा कोर्ट को, राइट, या फिर मैंने ईमेल लिख दी कोर्ट को, उस ईमेल को और लेटर को भी कोर्ट पेटिशन की तरह जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं और PIL वहां पे इशू की जा सकती है. या फिर सुओ मोटो एक्शन. सुओ मोटो एक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोर्ट अपने आप से एक्शन लेता है. मान लो कोर्ट के अंदर ना ही किसी ने PIL फाइल की, ना ही किसी ने ईमेल लिखी कोर्ट को, लेकिन कोर्ट ने फिर भी अपने आप से एक्शन लेके वहां पे PIL जो है उसका मैकेनिज्म फॉलो किया. मतलब यहां पे कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया है. सुओ मोटो एक्शन मतलब क्या? मान लो पूरे देश के अंदर जो है वो कहीं पे हमें देखने को मिल रहा है कि किसी का राइट, किसी एक सेक्शन के राइट वायलेट हो रहे हैं, लेकिन किसी ने PIL फाइल नहीं की, किसी ने पेटिशन नहीं लगाई, किसी ने लेटर नहीं लिखा, लेकिन वो न्यूज़ में चल रहा है. तो कोर्ट अपने आप से वहां पे एक्शन ले सकता है. अपने आप से वहां पे एक्शन ले सकता है. अगर कोर्ट को वहां पे देखने को मिलता है, न्यूज़ में देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोगों के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वहां पे सुओ मोटो एक्शन भी लिया जा सकता है. इसके अंदर हमें देखने को मिलता है ब्रॉडर स्कोप. ब्रॉडर स्कोप का मतलब क्या? इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ इश्यूज को कवर किया जाता है. इसके अंदर कई सारे इश्यूज को कवर किया जाता है. इसके अंदर हम देखते हैं कि PIL ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इशू की जा सकती है. ह्यूमन राइट्स
अगर किसी के वायलेट हो रहे हैं, कहीं पे अगर कोई बॉन्डेड लेबर है, कहीं पे अगर प्रिजनर्स के राइट वायलेट हो रहे हैं तो वहाँ पे इशू की जा सकती है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए पीआईएल यूज़ की जा सकती है। अगर कहीं पे एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी के लिए पीआईएल यूज़ की जा सकती है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, करप्शन को ख़त्म करना है। तो इस तरीके से ब्रॉडर रेंज ऑफ इश्यूज हैज़ बीन कवर्ड अंडर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके अंदर कोई कोर्ट फीस नहीं होती है, मतलब कि ज़्यादा कोर्ट फीस वगैरह आपको नहीं यहाँ पे देनी होती है, या फिर बड़ी नॉमिनल फीस आपको पे करनी होती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव प्रोसेस है। उसके बाद एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस। पीआईएल के अंदर मेन एम्फेसिस आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर होता है और डीपीएसपीस के ऊपर होता है। मतलब कि मैक्सिमम पीआईएल इस केस में इशू की जा सकती है कि अगर कहीं पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है और डीपीएसपीस के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करने का काम करते हैं। आर्टिकल 38, 39 जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के पास जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, या फिर फ्री एंड या फिर फ्री लीगल एड होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। तो जो हमारे डीपीएसपीज हैं बेसिकली इसके ऊपर भी फोकस होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कुछ फीचर्स हैं हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के। उसके बाद आइए डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन ऑफ पीआईएल इन इंडिया। किस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का इवोल्यूशन हुआ हिंदुस्तान के अंदर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन was not provided originally in our constitution। ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली प्रोवाइडेड नहीं थी, बट ये एक इनोवेशन किया गया 1980s के टाइम पे। तो हम देखते हैं कि 1970 से पहले क्या हुआ करता था। तो मैंने आपको बताया कि 1970 से पहले कोई पीआईएल नहीं होती थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं था, और लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल अप्लाई होता था। मतलब कि लोकस स्टैंडाई मतलब ओनली एग्राइव्ड इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट, ओनली अफेक्टेड इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट। जिसके साथ बीती है वही कोर्ट जा सकता है। बीती है मतलब जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं, जिसका इंटरेस्ट वायलेट हुआ है, वही कोर्ट में जा सकता है। ओनली एग्राइव्ड पार्टीज और एग्राइव्ड इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट। तो 1970 से पहले जिसके साथ गलत हुआ है वही कोर्ट जा सकता था। और ये जो हम देखते हैं कि जो कोर्ट्स थे वो इनएक्सेसिबल थे पुअर और मार्जिनलाइज्ड के लिए। मतलब कि गरीब लोग कोर्ट नहीं जा पाते थे, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं वो कोर्ट नहीं जा पाते थे। गरीब लोगों के साथ अत्याचार होता था, मार्जिनलाइज्ड लोगों के साथ अत्याचार होता था, ट्राइबल्स के साथ अत्याचार होता था। उन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं होता था कोर्ट के बारे में, उनको पता ही नहीं होता था अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और अगर पता भी होता था तो फिर भी वो कोर्ट नहीं जाते थे, क्योंकि उनको डर था इस बात का कि काफ़ी ज़्यादा महंगा प्रोसेस है, काफ़ी वक्त लग जाता है कोर्ट में जाके अपना केस जो है वहाँ पे अपने केस की जो सुनवाई है उसको होने के लिए कॉम्प्लेक्सिटीज़ बड़ी हैं। तो वहाँ पे गरीब जो है कोर्ट जा ही नहीं पाते थे। लेकिन 1980s के टाइम पे क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का बर्थ होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जन्म होता है। और 1980s के टाइम पे जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हिंदुस्तान के अंदर इनोवेट किया गया और इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसका क्रेडिट दो लोगों को जाता है। इसका क्रेडिट दो जस्टिसेस को जाता है, जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर। जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इनोवेट किया, और जस्टिस पीएन भगवती को हम फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं। इन लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को 1980s के टाइम पे जो है वो भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर ये कहा गया कि कोई लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि वही लोग कोर्ट जा सकते हैं जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, जिनके राइट्स वायलेट हुए हैं, बल्कि कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल कोर्ट जा सकता है उनके बिहाफ के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल मेरे गांव के गरीबों के अधिकार वायलेट हो जाते हैं। मेरे गांव में एक पहाड़ है, एक जंगल है, उस जंगल में कुछ नोमैड्स रहते हैं, वो भेड़ बकरियां चराते हैं और उनके अधिकार वायलेट हो जाते हैं, उनके साथ गलत होता है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि मैं एक पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल कोर्ट में जाके पीआईएल फाइल कर सकता हूं उन लोगों के बिहाफ के ऊपर। सो नाउ देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। सुओ मोटो एक्शंस लिए जा सकते हैं। सुओ मोटो एक्शंस मतलब कोर्ट अपने आप से एक्शंस ले सकता है। अगर कोर्ट को कोई न्यूज़पेपर
के अंदर कोई कटिंग मिलती है, कोई ईमेल अगर कोर्ट को मिलती है, कोई लेटर कोर्ट को अगर मिलता है कि यहाँ पे इन लोगों के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो कोर्ट अपने आप से वहाँ पे एक्शन ले सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अर्ली केसेस कौन से थे पीआईएल के, मतलब पीआईएल कौन से केस के अंदर हमें सबसे पहले इस्तेमाल की जाती है देखने को मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 1979। हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 1979। इस केस के अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि जो थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स हैं जो अंडर ट्रायल हैं, मतलब कि जिनका कोई ट्रायल नहीं चल रहा है, उनको फ्री किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये भी कहता है कि जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है वो एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। इसीलिए वो प्रिजनर्स, वो कैदी जिनको जेल में रखा गया है लेकिन उनका ट्रायल नहीं चल रहा है, उनको फ्री किया जाए। तो मैंने आपको बताया था ना कि ऐसी जेल्स होती हैं और जेल्स के अंदर जो है लोगों को कैद कर दिया जाता है, प्रिजन में लोगों को रखा जाता है लेकिन उनका ट्रायल ही नहीं चल रहा होता है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर हजारों लोग ऐसे जेल में हैं जिनका कोई ट्रायल ही नहीं चल रहा है। तो यहां पे कोर्ट ये कहता है कि वो लोग, सुप्रीम कोर्ट यहां पे ऑर्डर इशू करता है रिलीज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। वो प्रिजनर्स जो अंडर ट्रायल हैं जिनका अभी किसी कोर्ट में ट्रायल ही नहीं चल रहा है, और जब एक कैदी का ट्रायल ही नहीं चल रहा है, जब साबित ही नहीं हुआ है कि एक इंसान ने जुर्म किया है या नहीं किया है, जब उसकी कॉन्विक्शन जो है वो प्रूफ ही नहीं हुई है, सिर्फ सस्पिशन के बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन यू पुट अ पर्सन इनटू अ जेल, और हजारों सालों से वो जेल में सड़ रहा है, तो सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर तुमने किसी को जेल में डाल दिया। उसका ट्रायल अभी चल ही नहीं रहा है, अभी प्रूफ ही नहीं हुआ है कि वो गिल्टी है या नहीं है, अभी प्रूफ ही नहीं हुआ है कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, बट स्टिल ही इज इन जेल। तो क्या यहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है? है। तो होता क्या है हमारी जेल्स के अंदर, क्या होता है हमारी जेल्स के अंदर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, उनका ट्रायल ही नहीं होता है, उनका ट्रायल ही नहीं चल रहा होता है, और अगर ट्रायल चल भी रहा होता है तो एक इंसान जेल में है, 10 साल के बाद कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि जिस इंसान को जेल में डाला गया था उसकी कोई भी गलती नहीं थी। 10 साल के बाद एक इंसान को 10 साल, एक इनोसेंट आदमी को जेल में रख दिया गया। तो यहां पे किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, यू कैन वेल अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सो यहां पे ये जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे इनको यहां पे फ्री करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये भी यहां पे क्या बोलते इस चीज के ऊपर फोकस किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है, राइट टू स्पीडी ट्रायल का मतलब क्या होता है, जल्दी से मेरा ट्रायल होना चाहिए, मतलब कि जल्दी से मुझे न्याय मिलना चाहिए, अगर मेरा कोई केस चल रहा है तो जल्दी से वो सॉल्व होना चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज्ड हियर दैट राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, और राइट टू लाइफ किस बात का, जब आपके पास स्पीडी ट्रायल ना हो, मतलब आपके पास आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ है ना, आपके पास जिंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन एक इंसान जेल में सड़ रहा है और उसका अभी तक ट्रायल ही नहीं चल रहा है, वो साबित ही नहीं हुआ कि वो सच में क्रिमिनल था या नहीं, तो क्या जिंदगी जीने का अधिकार है? क्या उसके जिंदगी जीने के अधिकार के साथ यहां पे छेड़छाड़ नहीं हो रही है? क्या वायलेशन नहीं हो रही राइट टू लाइफ के साथ? तो राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू स्पीडी ट्रायल भी आता है। जिंदगी जीने का अधिकार है तो आपके पास स्पीडी ट्रायल का अधिकार भी है। जिंदगी जीने का अधिकार है तो आपके पास साफ पानी का अधिकार है। जिंदगी जीने का अधिकार है तो आपके पास शुद्ध हवा का अधिकार है। जिंदगी जीने का अगर अधिकार है तो आपके पास क्लीन इन्वायरमेंट का राइट भी है। जिंदगी जीने का अगर अधिकार है तो आपके पास शिक्षा का अधिकार भी है। इन सभी अधिकार, अगर ये सब अधिकार होंगे तभी आप अच्छे से जिंदगी जी पाएंगे, ऐसे आप जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने हमें कई सारे राइट्स दिए हुए हैं। आर्टिकल 21 अगर आप देखोगे ना, आर्टिकल 21 के अंदर आपको इतने सारे राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, क्योंकि राइट टू लाइफ के अंदर सारे के सारे राइट्स शामिल होते हैं। तो कहा जाता है कि अगर हमारे पास जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर 6 फंडामेंटल राइट्स में से हमें एक भी फंडामेंटल राइट ना दिया होता, सिर्फ हमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दे दिया होता, तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने
आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करके, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का इस्तेमाल करके सारे बाकी राइट्स भी दे देने थे। हमें सिर्फ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ अगर दे दिया होता तो हमें बाकी सारे राइट्स मिल जाने थे। कैसे? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है राइट टू इक्वालिटी, आपके पास बराबरी का अधिकार है। फिर हमारे पास राइट टू रिलीजन आता है, आपके पास अपने मजहब को मानने का अधिकार है। फिर माइनॉरिटीज के राइट आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आता है कि आपके खिलाफ एक्सप्लॉइटेशन नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर आपके पास राइट टू लाइफ है, आपके पास जिंदगी जीने का अधिकार है, तो क्या जिंदगी जीने के अधिकार में आपके पास बराबरी का अधिकार नहीं आएगा? मतलब जिंदगी जीने के अधिकार में आपके पास बराबरी का अधिकार भी होना चाहिए। ये आपके जिंदगी जीने के अधिकार के अंदर ही आ जाएगा। तो अगर सेपरेटली, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमें सेपरेटली राइट टू इक्वालिटी नहीं भी दिया होता, राइट टू इक्वालिटी अगर हमें सेपरेटली नहीं भी दिया होता, तब भी हमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इक्वालिटी दे देना था आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करके, आर्टिकल 21 से इन्फेरेंस निकाल के। अगर हमें मजहब, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक अगर ये राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया होता, फिर भी हमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी दे देना था। क्योंकि जिंदगी जीने का अधिकार है तो भाई साहब अपने मजहब को मानने का अधिकार भी तो होना चाहिए। जिंदगी जीने के अधिकार में तुम अपने मजहब को मान सको, यह भी तो अधिकार शामिल होता है। तो अगर आपके पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आपको नहीं दिया होता, सिर्फ राइट टू लाइफ दिया होता, तब भी आपको सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ का इस्तेमाल करके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन देना था कि आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं होनी चाहिए, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, इंसानों को खरीदना और बेचना, इंसानों का जो है व्यापार करना वो अलाउ नहीं होना चाहिए, या फिर छोटे छोटे बच्चों को हजार्डियस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो वहाँ पे काम उनसे नहीं करवाया जाना चाहिए। तो ये जो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, ये भी हमें आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करके दे दिया होता। और मोर ओवर आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज की बात करता है कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी है, मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो जाएं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए। ये भी हमें आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने दे देना था। क्योंकि अगर मैं कोर्ट जा पाऊंगा और अपने हक के लिए वहां पे अपने हक के लिए वहां पे कोर्ट को अगर मैं अप्रोच करूंगा, तो ये जिंदगी जीने के अधिकार में नहीं आता है क्या? मतलब राइट टू लाइफ के अंदर तो ये भी आएगा। सो इसलिए मैंने कहा आपको कि आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करके हमें multiple rights has been inferred by Supreme Court to us by making inference out of Article 21, and Article 21 right now इसके अंदर it encompasses a large number of fundamental rights that are given to us by Supreme Court। उसके बाद हम देखते हैं एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस एसपी गुप्ता और यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर 1981 में UOI मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981 में हमें देखने को मिलता है कि पहली बार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जो टर्म थी, इसका एक्सप्लिसिटली जिक्र किया गया, एक्सप्लिसिटली PIL टर्म को यूज किया गया एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981 में। तो हम ये कह सकते हैं कि 1981 में ही प्रॉपर तरीके से PIL टर्म का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद हम देखते हैं पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982। इस केस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी एक PIL का केस था, और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉन्डर लेबर जो है नहीं होनी चाहिए, बंधुआ मजदूरी नहीं होनी चाहिए, और वर्कर्स के राइट्स के ऊपर, मजदूरों के राइट्स के ऊपर भी यहाँ पे क्या किया गया, फोकस किया गया। 1990 के बाद हमें देखने को मिलता है कि PIL का एक्सपेंशन हुआ और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ। PIL जो है वो एक टूल बन गया जिसके अंदर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, करप्शन के लिए और गवर्नेंस के लिए इसको यूज़ किया जाने लगा। अगर कहीं पे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है वहाँ पे PIL को यूज़ किया जाने लगा, ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए PIL यूज़ की जाने लगी, करप्शन को खत्म करने के लिए PIL यूज़ की जाने लगी, गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए PIL यूज़ की जाने लगी। तो इस तरीके से एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ PIL का। क्या सिग्निफिकेंस है PIL की? तो PIL की सिग्निफिकेंस तो आपको पता चल ही गई होगी कि PIL क्यों ज़रूरी है। PIL ने जस्टिस को डेमोक्रेटाइज करने का काम किया है, जस्टिस हर किसी को प्रोवाइड करने का काम किया है। वो गरीब जो कोर्ट में नहीं जा सकता था, वो एक जेल में सड़ रहा कैदी जो बिना ट्रायल के जेल में है, जो कोर्ट में नहीं जा सकता था, लेकिन PIL उसके लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती है। सो यू कैन वेल अंडरस्टैंड द सिचुएशन दैट हाउ मच significant
PIL is that PIL has democratized the justice. PIL has made the justice accessible to all the people of this country. चेक्स ऑन एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये चेक्स रखने का काम करता है। अगर एग्जीक्यूटिव अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है तो वहां पे प्रोएक्टिव रोल प्ले किया जाता है जुडिशरी के द्वारा। PIL का इस्तेमाल करके जो है वो एग्जीक्यूटिव को बताया जाता है कि तुम्हें अपना काम करना था जो तुमने क्यों नहीं किया। तो वहां पे एग्जीक्यूटिव का रोल जो है वो जुडिशरी भी अपने हाथ में ले सकती है। तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी चेक रखा जाता है। अगर हमारी सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो जुडिशरी वहां पे पिक्चर में आती है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया गया है। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है? कानून का राज। और जब कानून का राज है तो भाई साहब एक इंसान जेल में क्यों सड़ रहा है बिना ट्रायल के? अगर कानून का राज है तो कानून का राज मतलब क्या? रूल ऑफ लॉ मतलब क्या? कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबको एक नजर से देखता है। जब कानून सबको एक नजर से देखता है तो अमीर बेल करवा लेता है अपनी, अमीर जो है वो अच्छा वकील हायर करके अपना केस जो है वो अच्छे से हैंडल भी कर लेता है। लेकिन गरीब बेचारा जेल में सड़ रहा है और गरीब के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो अगर रूल ऑफ लॉ है तो एक प्रिजनर जो है, एक कैदी जो है वो जेल में क्यों सड़ रहा है? तो रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन यहां पे किया गया कि एक कैदी भी जेल में ना सड़े, एक गरीब को भी जस्टिस मिल जाए और जस्टिस जो है वो सभी के लिए एक्सेसिबल हो और कानून की नज़र में सब बराबर हो। तो इस चीज़ के ऊपर यहां पे फोकस किया गया। उसी के साथ साथ हमें इसके अंदर देखने को मिलता है कि किस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने जुडिशियल प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज करने का काम किया है या फिर जुडिशियल एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट करने का काम किया है। जो यहाँ पे लिखा है ना, एक्सेस एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, ये तो इसके अंदर कवर पहले से हो गया है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो आगे लिखा था एक्सेस एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, ये समझाया ही नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि किस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने जुडिशियल प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज करने का काम किया है, किस तरीके से जुडिशियल जो सिस्टम है उसको एक्सेसिबल करने का काम किया है सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को न्याय मिल सके उसको बढ़ाने का काम, उसको इंश्योर करने का काम किस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने किया है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने जो है वो एक्सेस ऑफ जस्टिस टू ऑल को इंश्योर करने का काम किया है कि सभी लोगों को आज न्याय मिल पाता है। सभी लोग आज जो गरीब है, जो वो लोग हैं जो सप्रेस्ड हैं, उनको भी न्याय मिल पा रहा है। उनके बिहाफ के ऊपर जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं वो PIL फाइल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले समझाया, रिलैक्सेशन ऑफ प्रोसीजरल नॉर्म्स, पहले जो है वो ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर प्रोसीजर काफ़ी डिफिकल्ट हुआ करता था। आपको वकील हायर करना है, आपको पेटिशन फाइल करनी है, तारीखों पे जाना है, हियरिंग पे जाना है, तो बहुत जो है वो डिफिकल्ट प्रोसीजर हुआ करता था जब PIL नहीं होती थी इस देश में। जब हमारे यहाँ लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल होता था कि ओनली एग्राइव्ड इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट, लेकिन PIL के इंट्रोड्यूस होने के बाद जो है वो प्रोसीजर बड़ा सिंपल हो गया कि PIL बड़े आसानी से फाइल की जा सकती है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, मैंने आपको बताया कि रूल ऑफ लॉ से स्ट्रेंथन हुआ है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, पब्लिक अथॉरिटीज को अकाउंटेबिलिटी को इसने इंश्योर करने का काम किया है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कचड़े के ढेर की, कि अगर एक गांव के अंदर कचड़े का डंप लगा हुआ है तो वहां पे लोगों के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। अब काम किसका था उसको उठाने का? तो वो था म्युनिसिपैलिटी का। म्युनिसिपैलिटी एक पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी ने अपना काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, PIL का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई म्युनिसिपैलिटी के ऊपर के उस कचड़े के ढेर को वहां से साफ किया जाए। तो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया गया, किसकी? पब्लिक अथॉरिटी की। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, लोगों के सोशल जस्टिस को प्रमोट यहाँ पे किया जाता है। लोगों का जो सामाजिक न्याय है, लोगों को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने का ओवरऑल तरीके से PIL से क्या हो रहा है? जो लोग हैं उनका सोशल जस्टिस ही तो प्रमोट हो रहा है। सोशल जस्टिस मतलब क्या? उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अगर डिस्क्रिमिनेशन होगी तो PIL यूज की जाएगी। ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। उसी के साथ साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहीं पे अगर इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, पानी खराब हो गया है, हवा खराब हो गई है, वहां पे PIL यूज की जा सकती है। एड्रेसिंग करप्शन, कहीं किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई करप्शन चल रही है, वहां पे PIL यूज की जा सकती है और वहां पे करप्शन को टैकल किया जा सकता है। सो दिस इज हाउ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज डेमोक्रेटाइज्ड द जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया। नाउ सब मीठी मीठी बातें तो हो गई, तारीफें भी हो गई और कसीदे भी पढ़ लिए गए PIL के बारे में कि PIL कितनी अच्छी है, किस तरीके से PIL ने एक्सेसिबिलिटी ऑफ जस्टिस को प्रमोट करने का काम किया है, किस तरीके से गरीब लोगों को न्याय प्रोवाइड करने का काम किया है। बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट द कॉन्स ऑफ PIL, we must not forget the criticism of PIL, we must not forget that what are the challenges that we are facing
किस तरीके से पीआईएल का क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है, पीआईएल किस तरीके से, पीआईएल के हमें कॉन्स किस तरीके से देखने को मिलते हैं, ये भी तो हमें नहीं भूलना चाहिए। तो पीआईएल का मिसयूज भी किया जा रहा है आज के ज़माने में। और मैं आपको बता दूं कि पीआईएल को इस्तेमाल करते हुए हमें देखने को मिलता है कि फ्रीवलियस और मोटिवेटेड लिटिगेशंस होते हैं। कुछ लोग तो पीआईएल का सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनको सिर्फ क्या चाहिए, उनको सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहिए। तो हम देखते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कुछ पॉलिटिकल लीडर्स तो सिर्फ पब्लिक पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहिए, उनको फेमस होना है, इसलिए वो पीआईएल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि जब पीआईएल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि आप लोगों की नज़रों में आना चाहते हो, आप पॉपुलर होना चाहते हो, तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है हमें। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जस्टिस डिले होता है। इससे जस्टिस कैसे डिले होता है, जब कई सारी पीआईएल्स फाइल की जा रही है तो बैकलॉग्स देखने को मिलेगा केसेस का, मतलब जो पहले से केस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, वो उनका बैकलॉग हमें देखने को मिलता है। अब इतने केस हो गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पीआईएल्स को देखे सुप्रीम कोर्ट या फिर बैकलॉग्स पहले वाले केसेस को देखे, तो इससे जो है वो जस्टिस डिले भी हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इससे जुडिशियल ओवररीच भी हमें देखने को मिल रही है। जुडिशियल ओवररीच का मतलब ये है कि बार बार जुडिशरी अपना काम नहीं कर रही है, एग्जीक्यूटिव को बता रही है कि एग्जीक्यूटिव को क्या करना चाहिए, लेजिस्लेचर को बता रही है कि लेजिस्लेचर को क्या करना चाहिए। सो इट इज काइंड ऑफ जुडिशियल ओवररीच। यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है उसको वायलेट किया जा रहा है। जुडिशरी इतनी पावरफुल हो गई है, जुडिशरी को अपना काम, जुडिशरी छोड़ के लेजिस्लेचर का काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव का काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है। और बार बार जब तुम इंटरफेयर करने की कोशिश करते हो, इसका मतलब तुम सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को वायलेट करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए ये कहा जाता है दैट जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट टर्न इनटू जुडिशियल एडवेंचरिज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल एडवेंचरिज्म में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म ठीक है, कभी कभार आपने जुडिशियल एक्टिविज्म का इस्तेमाल किया, कभी कभार आपने एग्जीक्यूटिव को बताया कि एग्जीक्यूटिव को ये करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन बार बार तुम अगर ये कह रहे हो कि एग्जीक्यूटिव का काम ही हम करेंगे सारा, तो फिर जुडिशरी का काम कौन देखेगा? अपने वहां पे इतने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, 7-7 10-10 साल हो रहे हैं एक एक केस को चलते हुए जुडिशरी के अंदर, अपने केस जुडिशरी से संभल नहीं रहे, और यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म करके तुम बार बार एग्जीक्यूटिव को बता रहे हो कि एग्जीक्यूटिव को क्या करना चाहिए। तो ये जो जुडिशियल ओवर रीच है, इट is concern for separation of power as well, that separation of power principle is being violated here, that there is clear cut separation of power in India, that executive will function मतलब अपने स्फीयर में एग्जीक्यूटिव फंक्शन करेगा, लेजिस्लेचर अपने स्फीयर में फंक्शन करेगा, जुडिशरी अपने स्फीयर में फंक्शन करेगी, और हर किसी का अपना अपना रोल है विच इज स्पेसिफिकली डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है दैट व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज द रोल ऑफ लेजिस्लेचर। There must be checks and balances, but there should be no overreach. चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर जुडिशरी को चेक कर रहा है, जुडिशरी लेजिस्लेचर को चेक कर रही है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक कर रहा है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को चेक कर रही है। इट इज़ गुड फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, बट इट इज़ नॉट गुड कि तुम इतने पावरफुल हो जाओ कि बाकी ऑर्गन्स की पावर को तुम अपने हाथ में लेने लग पड़ो, तुम जुडिशियल ओवर रीच करने लग पड़ो, तुम अपना काम छोड़ के बार बार लेजिस्लेचर के काम के अंदर दखल अंदाजी करने लग पड़ो। इसका मतलब ये है कि तुम पब्लिक मैंडेट को चैलेंज कर रहे हो ना। अल्टीमेटली जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, या फिर अल्टीमेटली जो हमारे जो एमपीज हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, या फिर जो हमारी सरकार है, उसको कौन चुनता है? तो उसको हमारे लोग चुनते हैं। और जब तुम बार बार उनके काम में दखल अंदाजी कर रहे हो, इसका मतलब ये भी हुआ ना कि तुम पब्लिक मैंडेट के साथ खेल रहे हो। इसका मतलब ये भी हुआ कि लोगों ने जो लेजिटिमेट पावर दी हुई है सरकार को, लोगों ने जो लेजिटिमेट पावर जो है वो सरकार को दी हुई है कानून बनाने की या फिर एग्जीक्यूटिव का काम करने की, इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसके ऊपर भी उसको भी चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। और वैसे बाकी आपको मैंने बताया है कि किस तरीके से फ्रिविलियस और मोटिवेटेड लिटिगेशंस हमें देखने को मिलते हैं, कि किस तरीके से बहुत सारी पीआईएल सिर्फ पर्सनल और पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज़ की जाती हैं, रादर देन कि आप जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट को क्या कर रहे हो, रादर देन कि पब्लिक इंटरेस्ट को यहाँ पे एड्रेस नहीं किया जाता है, बल्कि पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए जो है वो कई सारी पीआईएल्स को फाइल किया जाता है, पर्सनल और पॉलिटिकल गेन्स के लिए पीआईएल्स को फाइल किया जाता है। और
और मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको बताया कि कुछ पॉलिटिशियंस का, कुछ एक्टिविस्ट लोगों का, कुछ सो कॉल्ड एक्टिविस्ट लोगों का काम ही यही होता है, कुछ हारे हुए नेताओं का काम ही यही होता है कि उनको PILs यूज़ करनी है, उनको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यूज़ करनी है और लोगों की नज़र में पॉपुलैरिटी हासिल करनी है, पॉलिटिकल गेन्स हासिल करने हैं, अपनी राजनीति करनी है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो PIL है और ये जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, PIL और RTI का इस्तेमाल करके कुछ नेता तो ऐसे हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो नेता ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं, सारा का सारा बिजनेस ही उनका PIL और RTI से चल रहा है। वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं RTI का इस्तेमाल करके और PIL का इस्तेमाल करके, उनसे पैसे लेते हैं, उनसे पैसे लेके फिर वो पैसे चुनाव के ऊपर खर्च करते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक नेगेटिव साइड इसकी है, तो इसके जो लूप होल्स हैं उसको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को यहाँ पे डिटेल्स समझने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और इट वाज इंटरेस्टिंग लेक्चर आई थिंक। बाय बाय, टेक केयर।